अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी कि अपने आप को स्वस्थ रखना है, वो कैसे भी रखें। आसन और प्राणायाम तो केवल शुरुआत है। योग का मतलब था या तो स्वयं से जुड़ जाना या उस परमात्मा से जुड़ जाना। बिना आसन और प्राणायाम के भी योग हो सकता है। योग में 5 डायमेंशंस पे बात होती है। पहला है आपका फिजिकल बॉडी। मुझे ऐसा लगता है आपसे बात करने के बाद कि डायमेंशन बहुत सारी हैं। और डायमेंशन योग को बहुत लिमिटेड ले रखा है। लिमिटेड ले रखा। सबसे इजी है कुछ भी बोल के निकल जाना, और सबसे मुश्किल है उस बात को फैक्ट के साथ बताना। या तो आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, गलत वो है जिन्होंने अब तक शुरुआत नहीं की है। भगवत गीता में एक प्रश्न आता है कि योग किसका सिद्ध होगा, योग किसके दुखों का नाश करेगा। तो उसमें आता है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वाप्राप्तस्य योगो भवति दुखा। योग उसी का सिद्ध होगा, योग उसी के दुख का नाश करेगा जो युक्ताहार करेगा। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि और सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति। इसका मतलब ये होता है कि आहार शुद्ध करने से, सात्विक आहार लेने से क्या होगा कि मन आपका शांत होगा और बुद्धि स्थिर होगी। स्ट्रेचेस आज आप मेरे कहने से कर लें, अपने आप कर लें, डॉक्टर के कहने से कर लें। स्ट्रेचेस तो आपको करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। हमारे मन में 2 घोड़े दौड़ रहे हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव। जिसको दाना पानी दोगे वो बहुत तेज भागेगा। मन जो है ना, उसका एक एल्गोरिदम है। वो जैसा दिन भर देखता है, सोचता है, सुनता है, उसी तरह के ऑप्शन आने शुरू कर जाएंगे। ओम चैंटिंग 3 तरह से होती है। एक में आप आकार ध्वनि को बना रहे हैं, आकार, उकार और मकार बन के आ उ म की ध्वनि क्रिएट होती है। हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष जी गुप्ता एंड आई बिलीव आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज बात करते हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके लिए आज की जनरेशन शायद शांत हो चुकी है। वो कहती है कि आयुष इसके बारे में तो डिस्कशन बनता ही नहीं है, क्योंकि हम तो एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को हेल्दी रखते हैं, हम तो अपने आप को फिट रखते हैं। लेकिन आज बात करेंगे योग के बारे में। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि योगा से ही होगा, लेकिन आज बात एक योगा इंस्ट्रक्टर से करेंगे कि क्या योगा करने से जिंदगी में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, योगा करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, योग सही तरीके से कैसे किया जा सकता है और योग करना क्यों जरूरी है। हर जनरेशन की बात करेंगे, हर एज क्राइटेरिया की बात करेंगे, हर जेंडर के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या आपके लिए एक्सरसाइजेज रहेंगी जो आपको जरूर करनी चाहिए। टुडे वी हैव अ योगा इंस्ट्रक्टर जिन्हें करीबन 15 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस है। प्रोफेशनली वो ट्रेन करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ लोगों को योगा के बारे में बताया है, पढ़ाया है, समझाया है। तो आज पूरा का पूरा पॉडकास्ट होगा योग के बारे में। आचार्य जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वी हैव आचार्य प्रणव हियर इन द स्टूडियो, जिनसे आज बात करेंगे योग के बारे में। आचार्य जी बहुत स्वागत है पॉडकास्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि योग परंपरा है, इसमें योग जो परंपरा है वो गुरु शिष्य की परंपरा है। तो सबसे पहले मैं अपने गुरु को याद करूंगा, अपने इस गुरु का स्मरण करूंगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आचार्य जी, आप योगा इंस्ट्रक्टर हैं, योगा गुरु हैं, योगा कोच हैं। करीबन 15 सालों से आप फॉर्मल तरीके से इस फील्ड में हैं, और अगर मैं इनफॉर्मल तरीके से बात करूं तो शायद बचपन से ही आप योगा बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि आज के मैं योगा इंस्ट्रक्टर की अगर बात करूं तो क्या कंडीशन है, क्या चेंजेस आए हैं, क्या बेहतरीन चेंजेस आए हैं और क्या खराब चेंजेस आए हैं? देखिए, पिछले 30-40 सालों में योग का जो प्रारूप है जनमानस के लिए वो थोड़ा बदला हुआ है जी। पहले लोग योग इसलिए करते थे कि उनको अध्यात्म की ओर जाना होता था, लेकिन अब स्थिति अलग है। अब लोगों ने देखा कि इससे जो लाभ हो रहे हैं और उन्होंने इसको एक वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में लेना शुरू कर दिया। तो अब बात यहाँ से आ गई है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी कि अपने आप को स्वस्थ रखना है, वो कैसे भी रखें। तो योग में एक बूम आया है, ग्राफ बढ़ा तेजी से, लोगों ने कोर्सेज करने शुरू किए और इंस्ट्रक्टर अब मार्केट में ही अवेलेबल। कहानी यहाँ पे चेंज होती है कि हम कितना रीच कर पा रहे हैं लोगों को। जिस पर्पस के लिए लोग आ रहे हैं, अब पर्पस वो वाला कम रह गया है कि लोग अध्यात्म की ओर जाएं। बस लोग एज ए हेल्थ पर्पस से इस फील्ड में आ रहे हैं, चाहे वो ट्रेनिंग को लेके हों, चाहे वो योग सीखने को लेके हों। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो चेंजेस आए हैं वो बहुत बेहतरीन चेंजेस हैं, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं योग में? हर इंसान अब योग की बात करने लगा है, हर धर्म के लोग आकर सामने आते हैं, योग करते हैं, योग सीखते हैं। जी देखिए, अवेयरनेस बढ़ी है, वो बात सही है आपकी, लेकिन क्या हम एसेंस को मेंटेन कर पाए हैं? योग का जो तत्व था, क्या वो बैलेंस हो रहा है? हमें उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि रूट्स क्या था। योग जो है वो 6 दर्शनों में से एक दर्शन योग है, ठीक है। अब समस्या ये है कि हम लोगों ने क्या मान लिया है कि आसन और प्राणायाम को ही योग मान लिया है जी। अगर केवल आसन और प्राणायाम की बात कहें तो लोग केवल वहीं तक सीमित हो गए, जबकि योग क्या है? आसन और प्राणायाम तो केवल शुरुआत है। योग जो है वो एक जीवन जीने की कला सिखाता है। जरूरी नहीं है कि योग कर रहे हैं तो आसन प्राणायाम ही आपको करना है। आप सिर्फ बैठे हुए हैं तो भी आप योग का अभ्यास कर रहे हैं। आप सारा खेल अवेयरनेस का, ब्रीदिंग का, सेल्फ अवेयरनेस और बॉडी अवेयरनेस का है। एग्जैक्टली। आजकल योग को या योगा को बहुत वेस्टर्नाइज कर दिया है ना। अगर लोग कहते हैं कि योग नहीं योगा होता है, हम कहते हैं कि योगा नहीं योग होता है। आप इस मिथ को आज तोड़ें कि एग्जैक्ट होता क्या है। देखिए,
इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि योग का मतलब क्या है, तभी आप इस मिथ को तोड़ पाएंगे कि असल में बात कहाँ हो चल रही है। ठीक है, योग का मतलब था या तो स्वयं से जुड़ जाना या उस परमात्मा से जुड़ जाना। ठीक है, ओके, उसके बहुत बहुत से तरीके हो सकते हैं और बहुत बहुत से जो टाइप्स ऑफ योगा हैं उसके तरीके हो सकते हैं। जैसे आपको दिल्ली जाना है तो आप अलग अलग रास्तों से दिल्ली जा सकते हो, अलग अलग साधन से दिल्ली जा सकते हो, पहुंचना आप सबको दिल्ली है। अब समस्या क्या हुई है कि लोगों ने केवल एक पाथ चुन लिया कि बस इसको किया तो ही योग को करेगा। आपको मैं बताता हूं कि बिना आसन और प्राणायाम के भी योग हो सकता है, बिना आसन और प्राणायाम के भी योग हो सकता है। क्यों? जो लोग आप देखिए वृंदावन में जो लोग भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति योग है। ओके, बिल्कुल। और जो लोग आपने देखा होगा कई जगह पोस्टर लगे होते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, ज्ञान योग हो रहा है वहां पे। तो अगर आप इंफॉर्मेशन, अगर आप खोजी प्रवृत्ति के लिए हैं तो आपके लिए वही योग हो गया। लेकिन एक दूसरा मार्ग है जो पतंजलि जी का था, अष्टांग योग। उन्होंने 8 स्टेप्स बताए कि देखिए हमारा मार्ग ऐसा है, इसको ऐसे से फॉलो करना पड़ेगा, इसमें यम होगा, नियम होगा, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि होगी। तो उनका एक तरीका है, उसमें आसन प्राणायाम आया है, हठ योग में आसन प्राणायाम आया है। तो तरीके और भी हो सकते हैं। तो केवल आसन और प्राणायाम को योग मान लेना ये है कि पूरा ज्ञान ना होना लोगों का, और ये मान लेना कि जो अच्छे आसन करता है वो अच्छा योगा टीचर है, या जो अच्छे आसन कर रहा है वो अच्छा योगा प्रैक्टिशनर है। अच्छा प्रैक्टिशनर वो है जो योग को जी रहा है, आत्मसात कर रहा है। आचार्य जी, तो कहने का मतलब ये है कि पिछले 30-40 सालों में योग में बहुत सारे बदलाव आए हैं जी, और ये बदलाव ऊपर से अच्छे लगते हैं ऊपरी सतह से, लेकिन अंदर से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं खराब कंडीशन में हम जा रहे हैं। बिल्कुल मानना पड़ेगा। बिल्कुल। इसमें देखिए सीन वही है, जब तक आप तत्व को नहीं जानेंगे तब तक क्या है, ऊपर से आप चीजों को देख लेंगे और आपको लगने लगेगा कि शायद यही असली योग है, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। जब तक आप यम को नहीं जानेंगे, नियम को नहीं जानेंगे, ध्यान को नहीं जानेंगे, धारणा को नहीं जानेंगे। आप एक बात बताइए मुझे कि जो लोग फॉरेन से इंडिया में आते हैं वो किसके लिए आ रहे हैं? वो बनारस में घूम रहे हैं, वो ऋषिकेश जा रहे हैं, वो केदारनाथ जा रहे हैं, वो किस शांति की खोज कर रहे हैं, और वो योग में ढूंढ रहे हैं कुछ ना कुछ। योग में ढूंढ तो क्या वो सिर्फ फिटनेस के लिए आ रहे हैं? नहीं। हमारे यहाँ बड़ी से बड़ी जो मशीन्स हैं फिटनेस की, वो उनके देश की हैं। वो इस लेवल से ऊपर उठ के बात कर रहे हैं। वो परेशान हैं, वो सोच रहे हैं कि शांति कहाँ मिलेगी। उसकी जो खोज है वो योग को ढूंढ रही है। और हम लोग कहाँ पे हैं अभी? सिर्फ आसन और प्राणायाम, षटकर्म, बस इस पे अटके हुए हैं। तो योग तो एक ऊपर लेवल की चीज है। अगर मैं जिंदगी में बहुत परेशान हूँ, निराश हूँ, फेलियर्स मेरी जिंदगी में आए हैं या फैमिली में कुछ मिसहैपनिंग हो गई है, तो इंसान बहुत परेशान हो जाता है। बिल्कुल। वो क्या करता है कि मेडिसिन पे जाता है, थेरेपिस्ट को दिखाता है, और उस मेडिसिन का रूटीन इतना हो जाता है कि वो जिंदगी भर तक दवाइयाँ चलती रहती हैं। अगर ऑन द अदर हैंड मैं योगासन करता, मैं योग करता, तो क्या मेरी जिंदगी में बदलाव आता? बिल्कुल, क्योंकि योग क्या करता है, आपकी सेल्फ अवेयरनेस और बॉडी अवेयरनेस को बढ़ाएगा। और योग केवल यही नहीं है, योग में क्या है कि अलग अलग टूल हैं। आसन केवल फिजिकल लेवल तक अपना असर डालेंगे। उसके बाद जो प्राणायाम होंगे वो प्राणायाम क्या करेंगे, आपकी ऊर्जा के प्रवाह को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जब आएगी ध्यान की बात, वो आपके मन पे काम करेगा। और जब आप मन के बारे में बात करेंगे, ध्यान क्या करता है असल में, देखिए ध्यान का क्या काम है। ध्यान क्या करेगा, फिल्टर लगाएगा और ध्यान सॉल्यूशन की तरफ आपको ले जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मुझे किसी का कुछ अमाउंट देना है, 1-2 महीने बाद देना है, अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं है। अब मैं ध्यान करता हूं, तो ध्यान करने से ये थोड़ी कि मेरा अमाउंट कम कर देगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो फिर मैं क्यों करूं ध्यान? मैं ध्यान इसलिए करता हूं कि मैं जो पॉसिबिलिटी है सॉल्यूशंस की, उसकी तरफ चलना शुरू करूं और देखूं कि क्या बेस्ट हो सकता है। ध्यान से चिंतन बढ़ेगा, बिना ध्यान के सिर्फ चिंता बढ़ेगी। आचार्य जी, अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूं, आप इतने साल से योग कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, लेकिन आपने फील्ड क्यों चुना? मतलब और भी चीज़ें थी उस टाइम पे, आप डिफेंस में जा सकते थे, बाकी सारी चीज़ों में एक्सप्लोर कर सकते थे, डॉक्टर बन सकते थे, एस्ट्रोलॉजर बन सकते थे। क्यों आपने ये फील्ड चुना और लोगों को क्यों ये फील्ड चुनना चाहिए? देखिए, मुझे मैं इसके अलावा अपनी संस्कृति को बड़ा पसंद करता हूँ। उसको लेकर जो काम होते हैं उसको उस पर काम करता हूँ। और मुझे शुरू से ऐसा लगता था कि मैं 9 to 5 वाली जॉब तो नहीं कर पाऊंगा। एक तो ये मुझे लगने लगा। दूसरी बात, मुझे लगता था कि मैं जितनी मेहनत करूंगा, इनहेंस करूंगा, कि मैं जितना कर रहा हूं क्या मैं सेटिस्फाइड हूं। आज आप देखिए प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या हो रही है। मेरे पास कई लोग आते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत अच्छी जॉब है। उनसे पूछिए फाइनली सर परेशान है। और आप ये बात बहुत गलत है कि उस जॉब के लिए उन्होंने एग्जाम क्रैक किया, पढ़ाई की, अब मिल गई है और अब परेशान। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? जीवन में संतुलन नहीं था। और योग क्या कहता है? योगस्त कुरु कर्माणि संग त्वत्ता धनंजय सिद्धि सिद्धो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। आप लाइफ में बैलेंस लाइए।
अभी पैसा है तो स्वास्थ्य छोड़ दिया, स्वास्थ्य है तो पैसा छोड़ दिया। जीवन में क्या है, जो भी बैलेंस है, योग का जो मेरे अपने जीवन की एक परिभाषा है योग को लेकर, कि अगर आप बैलेंस्ड हैं तो आप योग को प्राप्त हैं, अगर आप बैलेंस्ड नहीं हैं तो आप योग को प्राप्त नहीं हैं। अगर आप बैलेंस्ड हैं, वो केवल सिर्फ फिजिकल, आप देखिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताते हैं। लोग क्या कर रहे हैं, जब ट्रेनिंग लेते हैं, जिम्स में भी लेते हैं, वैसे भी लेते हैं, स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं, एंड्योरेंस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कर रहे हैं, ओके, लेकिन क्या पार्ट छोड़ दिया, एक आधा मिस कर दिया। तो मिस करने से क्या होगा आपका कि रूटीन में आपको ऐसा लगने लगेगा कि बॉडी तो बिल्कुल फिट है लेकिन कॉन्स्टिपेशन है। अब आपने डाइट पे ध्यान नहीं दिया। जो भी चीज अति में जाएगी, एक एग्जांपल बताता हूं आपको मैं, कि अगर किसी का कार्डियो अच्छा है तो वो दौड़ रहा है, जबकि उसको स्ट्रेंथ पे भी अब काम करना था, वो तो उसकी पहले से अच्छी है, उसको स्ट्रेंथ पे काम करना था, और जिसका स्ट्रेंथ अच्छा है वो दौड़ नहीं रहा है। सब कुछ लाइफ में बैलेंस करके चलना पड़ेगा, तभी आप योग को प्राप्त कर पाओगे। कोई इंसान अगर जिम जा रहा है, कोई इंसान अपना कार्डियो अच्छा कर रहा है, कोई इंसान रनिंग कर रहा है, कोई इंसान स्विमिंग कर रहा है, तो आई थिंक ये भी एक्सरसाइज हैं जिससे वो अपनी एंड्योरेंस, अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ को बैलेंस कर सके। तो योग करने से ही क्या मैटर, चीजें बेहतर हो सकती हैं? देखिए, हाँ, इसमें ये फिजिकल लेवल पे ही अच्छा है, लेकिन अभी और डायमेंशंस हैं। जिम का जो डायमेंशंस है वो एक फिजिकल और मेंटल लेवल तक आएगा, लेकिन योग में अलग डायमेंशन। योग में 5 डायमेंशंस पे बात होती है। बताइए। पहला है आपका फिजिकल बॉडी, जिसमें आसन आते हैं, और फिजिकल यानी कि आपको सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, दर्द होता है, इस फिजिकल बॉडी में होता है। इसका मतलब है ये अन्नमय कोश है, अन्न से बना हुआ है। अब इसके लिए क्या है, आसन है, ठीक है, आप वर्कआउट करते हैं। उसके बाद दूसरा डायमेंशन है कि आपको शरीर में ऊर्जा कम लग रही है, थकान लग रही है। अब बताइए क्या करेंगे इसके लिए, कौन सा? इसके लिए हमारे पास प्राणायाम है, दूसरा टूल है। क्या है? प्राणायाम, यानी कि प्राणमय कोश। ये आपकी दूसरी लेयर होगी आपकी पर्सनैलिटी की, ठीक है। तीसरी लेयर होगी आपकी बॉडी में मनोमय कोश। अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, मन खुश नहीं है। ये तो बहुत सारे लोगों को, हाँ बिल्कुल, मैंने बात कही ना कि डायमेंशंस अलग अलग हैं। अब उसके बाद भी एक बात और आएगी कि विज्ञानमय कोश, यानी इंटेलेक्चुअल बॉडी आपकी, और उसके बाद आएगी ब्लिस बॉडी। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए कैसे ये पांचों बॉडी और पांचों लेयर्स और पांचों डायमेंशंस काम करते हैं। आपकी किसी से लड़ाई हुई, आपने उसको पकड़ा या कुछ भी किया, तो आपका उससे क्या हुआ, कांटेक्ट हुआ। कांटेक्ट किससे हुआ? फिजिकल बॉडी से। ओके, अब आपकी लड़ाई होने के बाद आपकी सांस तेज हो गई, आपसे हो जाती है, हो गई, ओके। कौन सी बॉडी पे काम हुआ? प्राणमय बॉडी पे। अब तीसरे में क्या हुआ? आपको गुस्सा आया। कहाँ आया गुस्सा? कौन सी बॉडी में आया? मनोमय कोश, इमोशनल बॉडी आपकी। उसके बाद आपको लगने लगा कि यार नहीं, गलती शायद मेरी थी। ये किसने डिसाइड किया? चिंतन कहाँ हुआ? इंटेलेक्चुअल बॉडी। और फाइनली आपने उससे माफी मांग ली, ये ब्लिस बॉडी, और आपको इतनी प्रसन्नता मिलेगी उससे लड़ाई करने में नहीं। अब आपको लगने लगा कि मेरी गलती थी, माफी मांग ली, तो आपको अंदर से खुशी होगी। ऐसे 5 डायमेंशंस पे योग काम कर रहे हैं, और लोग बात करते हैं सिर्फ आसन प्राणायाम की, सिर्फ फिजिकल बॉडी की, वेट कम की। मुझे ऐसा लगता है आपसे बात करने के बाद कि डायमेंशंस बहुत सारी हैं। हमने डायमेंशन योग को बहुत लिमिटेड ले रखा है। और मैं बार बार लोगों को यही बताता हूं कि देखिए, मैं भी सिखाता हूं आसन प्राणायाम, मैं भी सब में डील करता हूं, लेकिन मैं साथ साथ लोगों को सोचता हूं कि एजुकेट भी करूं। मेरा एक मैं भी ऐसे ही सिखाता हूं नॉर्मल, लेकिन जब लोग समझने लगते हैं, इंटरेस्ट लेने लगते हैं, तो मैं कोशिश ये करता हूं कि उनको रियल योगा से उनका इंट्रोडक्शन कराऊं। एग्जैक्टली। आचार्य जी, जब मैंने अपनी ऑडियंस से कहा कि आचार्य जी हमारे साथ रहेंगे पॉडकास्ट में, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए। मैं कोशिश करूंगा कि वो वाले क्वेश्चंस भी लें कि किस टाइम योगा करना चाहिए, जिम के साथ कैसे मैनेज करना चाहिए, डाइट को लेके बहुत सारे सवाल रहते हैं, है ना। हम नॉन वेज खाते हैं, वेज खाते हैं, वो भी हम कोशिश करेंगे कि इसमें डिस्कशन करें। लेकिन उससे पहले आजकल हाल फिलहाल में मैं अगर देखूं तो योगा बहुत प्रमोट हुआ है, वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से बहुत प्रमोट हुआ है, इंडिया में बहुत प्रमोट हो रहा है। कॉर्पोरेट ऑफिसेज में अब योगा कराया जाना शुरू हो गया है, कंपलसरी हो गया है। हर जगह ऐसा लगता है कि योगा का बोलबाला है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? इट्स अ वेरी गुड चेंज या फिर इसमें बहुत सारी खामियां? देखिए, योग का सोशल मीडिया से लेके हर तरह से लेके एग्जैक्टली इसकी अवेयरनेस बढ़ी है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन बस बात वही है कि इसी को ना पूरा समझ लिया जाए। जैसे कि एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि अगर मैं बहुत अच्छे आसन लगाता हूं तो मैं बहुत अच्छा योगा प्रैक्टिसर हूं। लेकिन ऐसा वास्तविकता में ऐसा नहीं है ना। वास्तविकता में तो ऐसा है कि मैंने अपने ऊपर काम कितना किया है जी। क्या मुझसे मिलकर लोग शांत हो रहे हैं? क्या मैं खुद शांत हूं? अगर योग करने के बाद भी आप ऐसी हैं जैसे पहले थे, फिर सॉरी, आप एक्सरसाइज कर रहे थे, आप योगा नहीं कर रहे थे।
ओके, यानी कि आपने सिर्फ थोड़े टाइम के लिए एक्सरसाइज कर ली, हाँ, लेकिन आज उसको आपने आप जुम्बा योगा नहीं से किया, आज लिंक आपने करते कुछ और अदर वर्कआउट नहीं किया, आज आपने रनिंग नहीं किया, आज आपने कुछ स्ट्रेचिंग्स कर ली जिसको आप योगा समझ रहे हैं। हैं। जी, हाँ, वो जो योगा। भी योग से असल में इंट्रोड्यूस हो जाता है हम्म, उसका व्यवहारिक परिवर्तन शुरू हो जाता है। जैसे मैंने बताया ना, अलग अलग डायमेंशंस पे काम होने, उसको लगने लगता है कि एग्रेशन किस बात का। हम्म, फिर डिपेंड करता है कि कोच के ऊपर, कि एग्जैक्टली। जो भी कोच उसके साथ में है वो हम्म, उसको कितना बता रहा है योग के बारे में, हम्म, या बस वो कुछ आसन प्राणायाम करके कह दे रहा है कि हो गया। हम्म, तो मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव ये है कि मैं जिसके साथ भी जुड़ा हूँ, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि ना केवल उसको एक डायमेंशन से इंट्रोड्यूस कराऊं, बल्कि उसको आगे आगे बताता जाऊं और उसके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करूं इस चीज को ठीक है। लेकर। आचार्य जी, कुछ पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस भी लेते हैं। आप 25 साल से इस फील्ड में हैं, तो हम्म, अगर आप योगा नहीं करते, हम्म, क्या जिंदगी रहती? और आप आज योगा कर रहे हैं, आज क्या जिंदगी है? और बाकी आपके क्लाइंट्स होते होंगे, लोग होते होंगे, उनकी जिंदगी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, बशर्ते वो पहले क्या कर रहे थे? देखिए, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पैराएसएफ में जाने की थी। हम्म, मैं इंडियन आर्मी को बड़ा हम्म, दिल से सैल्यूट भी करता हूँ और मैंने 1 साल इंडियन हम्म, आर्मी को सिखाया भी है। जी, ठीक है। अ, मुझे लगता है कि अगर मैं योगा ना कर रहा होता तो किसी ना किसी इस तरह के प्रोफेशन में होता कि समाज के हित में कैसे काम हो सकता हूँ, मैं समाज के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता हूँ। हम्म, क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा हम्म, कि अगर आप समाज के काम आ पा रहे हैं, जीवन की मैं सफलता इस बात से मानता हूं कि मेरे होने से समाज में क्या कुछ पॉजिटिव हो सकता है। अगर मेरे किसी भी कार्य से किसी के जीवन में 1% भी अगर सुधार आएगा तो मैं अपना जीवन सफल मानता हूं। और योगी वही है जो सहयोगी है, उपयोगी है समाज के लिए भी और अपने लिए भी। आचार्य जी, आजकल हाथ की मुद्राओं को लेकर बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं, है ना? ओके। इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, ऐसे करने से ये हो जाएगा। आप मानते हैं ये सच है? ये इनसे कुछ देखिए, होगा? ये मुद्रा विज्ञान है, योग के अंतर्गत ये आता है। जी। और ये जो हमारी जो 5 फिंगर्स हैं, अंगूठा इसमें शामिल है। हम्म, तो ये 5 तत्व हैं अलग अलग, जी, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, इनको ऐसे बोलते हैं। ठीक है। और आपने जैसे इसको याद रखने का तरीका है, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु। जैसे आप एक बात याद रखिए, भगवान तो याद रहते होंगे आपको। जी, बिल्कुल ठीक याद है, रहता है। तो भगवान में आपको उसको अलग अलग कर लीजिए। भा यानी भूमि, हाँ, जैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर। तो ये ठीक है। हो गया भगवान। भगवान। ठीक है, और ये आपके 5 तत्व हो गए। जी। एक बार ऐसे कीजिए आप। ठीक है, और हाथ को ऐसे रख लीजिए। ठीक है, अब आप देखिए, इन 5 फिंगर में 5 तत्व, हम्म, 5 एलिमेंट्स हैं। हम्म, किसमें क्या है, मैं आपसे कुछ बताऊंगा और आप मुझे कुछ बताएंगे। ठीक है, ठीक है। ये पानी को रिप्रेजेंट करता होगा, जल को, जल निष्कासन के लिए भी ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, यस यस यस, यस यस ट्रू। यस यस। तो ये क्या हुआ, जल। जल, जल का एनिमी कौन होगा? लोहा, अग्नि। आयरन, इन अग्नि। 5 में ओके, से ठीक बताना है, है ठीक ना, है, ठीक है। अग्नि। ओके, ओके। अग्नि कहाँ होगा? अग्नि का हाँ। प्लॉट सबसे दूर है। दिस वन इज फायर। फायर। फायर का फ्रेंड वायु। वायु। दिस वन इज वायु। वायु। नहीं नहीं, ये वाला अच्छा, आपका ओके। इंडेक्स अच्छा, फिंगर। ठीक है, yes। ठीक है, ठीक है। इंडेक्स और फिंगर। अब बचा है केवल धरती और आकाश। उन दोनों में ऊंचा कौन है? आकाश। तो आकाश कौन सा हुआ? मिडिल फिंगर इज Oh, आकाश। nice. और लास्ट वन इज, धरती। एक बार दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है। जल, जल, अग्नि, अग्नि, वायु, वायु, आकाश आकाश और और धरती। धरती। वेरी ठीक है, गुड। तो इनसे क्या होता है कि मुद्राएं बनती हैं अलग अलग अभ्यास के लिए, अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस के लिए अलग मुद्राएं। जैसे कि ये वायु मुद्रा है। ऐसे केवल 5 मिनट से लेके 30 मिनट करने से जिनको वायु संबंधी रोग होते हैं उसमें लाभ मिलता है। ठीक तो है। ये मुद्राएं 5 मिनट से लेके 30-45 मिनट तक कर ली जा सकती हैं। ठीक है। ठीक है, कभी भी इसको कर सकते हैं। जी। ठीक है, और ये हो गई जल मुद्रा, जैसे कि इनको गर्मियों में किया जाता है। ये हो गई बहुत फेमस मुद्रा है, ये अपान वायु मुद्रा। हार्ट, हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट का चाहे अटैक आया हो तो इस अभ्यास का बताया जाता है। नहीं, एक हाथ से आप अभ्यास करते रहें, अनुलोम विलोम या डीप ठीक ब्रीदिंग, है। और हाथों को ऐसे रख सकते हैं। तो इनसे ही मुद्राएं बनती है। ये मुद्रा तो विज्ञान हार्ट के अंदर रिलेटेड आता है। इश्यूज जो हैं वो जी भी जी जी, इससे कवर बिल्कुल किए जा बिल्कुल सकते हैं। हाँ। ओह माय गॉड, इट्स अ वेरी इंटरैक्टिव सेशन एंड आई बिलीव हमें रेगुलरिटी में शूट बिल्कुल, करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। मास ऑडियंस के लिए भी ये बहुत जरूरी बिल्कुल। होंगे। आजकल मार्केट में कुछ ऑनलाइन योगा इन्फ्लुएंसर्स आए हैं। ओके। सोशल मीडिया पर वो रील बनाते हैं ओके। कि इस तरीके की आपकी बॉडी है और ऐसी बन जाएगी, आप एक बार अगर ये एक्सरसाइज कर लेंगे, ये योगासन कर लेंगे। जी 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 इनके जी। बारे में क्या ओपिनियन है आपका? देखिए, सबसे इजी है कुछ भी बोल के निकल जाना, हम्म, और सबसे मुश्किल है उस बात को फैक्ट के साथ बताना। वेरी ट्रू। देखिए, जब भी मैं कई बार ऐसा देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि मेरे घुटने में दर्द है, वो मेरे पास आते हैं कि सर घुटने में दर्द है या कोई ऐसा इशू है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि कोई आपने एग्जामिनेशन कराया है, कुछ टेस्ट कराए हैं? वो कहते हैं नहीं कराए हैं। वो डायरेक्ट मुझसे पूछ रहे हैं। अच्छा, मैक्सिमम केसेस में योगा टीचर्स उनसे कह रहे हैं कि आप ये करो तो ठीक हो जाएगा, 5 ये करो तो ठीक हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस डॉक्टर ने, जो सर्जन भी है, वो भी जी। पहले टेस्ट के लिए बोलेगा, वो भी कुछ टेस्ट कराएगा, कहीं विटामिन डी की कमी तो नहीं है, कैल्शियम की डिफिशियंसी तो नहीं है। अब हमने क्या कर दिया है कि हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया उस चीज को। हमने कहा नहीं, हम कर देंगे, और ये आपकी अस्मिता को दिखाता है, यानी कि आपके अंदर ये ईगो बचा हुआ है कि नहीं, अगर ये मेरे पास है तो मैं इसको ठीक कर दूंगा, चाहे वो केस आपका खराब हो जाए।
कितने लोग उनसे ठीक हो रहे हैं। कुछ हद तक आपको आराम हो सकता है, लेकिन आप ये क्लेम करना शुरू कर दें कि नहीं इसमें ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा, क्योंकि चीजें डिपेंड करती हैं देश काल परिस्थिति पात्र के ऊपर कि सामने वाला करने वाला कैसा है, उसकी आयु क्या है। मैं आपको बताता हूं कि आप मेडिकल स्टोर पे जाइए, उससे कोई भी दवाई मांगिए, आप किसी पेन को दे देगा, जबकि उसको प्रेस्क्राइब करने के लिए एमबीबीएस एमडी करना पड़ रहा है, तो फिर उसका क्या दायित्व है। तो ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है योगा टीचर्स की कि ठीक है कुछ देखिए, योग में लोग आना ज्यादा शुरू क्यों हुआ, क्योंकि लोग स्वास्थ्य को लेकर अवेयर हुए और उनको लगने लगा कि यार इधर जा सकते हैं। और एक विश्वास ये भी है कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण विकार प्रशमचय, यानी हम बीमारियों की तरफ जाएं ही ना। योग जो शैली है कि हम बीमारियों की तरफ ही ना जाएं। और उसके पास भी आकर अगर उसको कुछ ऐसा मिसगाइड कर देगा कोई कि बिना टेस्ट के उसका कुछ स्ट्रेचिंग्स बता रहे हैं या अपने आप से कुछ आसन बता रहे हैं, तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। और इससे हो सकता है कि गलत करने से नकारात्मक परिणाम भी लोगों के सामने आए हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल लोग बिना गुरु के योगा सीख रहे हैं, है ना, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू देखे हैं, चाहे कोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं, है ना, 2 महीने का कोर्स करो, 1 महीने का शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्स करो। ये जो योगा इंस्ट्रक्टर बन रहे हैं, आपको लगता है कि ये रियल में योगा इंस्ट्रक्टर हैं या फिर इन्होंने सिर्फ एक फैशनेबल सा कोर्स कर लिया? देखिए बेसिक, जहाँ तक बेसिक अभ्यास की बात है वो आप करवा सकते हैं, लेकिन आपने जितनी पढ़ाई की है उसका पता तभी चलेगा जब आपके सामने इस तरह का केस आना शुरू हो जाएगा। आपके सामने केस आएगा और आपको लगेगा कि ये कराना है कि नहीं कराना है। तो जब आप थेरेपी में जाएंगे, तो थेरेपी के लिए तो मैं मानता हूँ कि अगर कोई थेरेपी पर्पज से योगा में आ रहा है तो वो उन कोचेस के पास जाएं जिन्होंने प्रोफेशनल कोर्सेज किए हुए हैं, डिप्लोमा, मास्टर्स, पीएचडी जो भी किया हुआ है, उनके पास जाएं। अगर आप शॉर्ट टर्म में करोगे तो फिर बड़ा इसमें वो है। और बेसिक आसन या अभ्यास तो आप टीवी देख के, सोशल मीडिया से कर सकते हैं, लेकिन जहां तक उच्च अभ्यास की बात आती है, आसन प्राणायाम की बात आती है, षटकर्मों की बात आती है, तो योग जो है वो गुरु शिष्य परंपरा में ही चलता है। मैं आपको बता दूं, योग में जो पहला ही सूत्र है पतंजलि योग सूत्र का, उसका नाम है अथ योग अनुशासनम। पहले डिसिप्लिन में आइए, उसके बाद आगे बात करते हैं। और वैसे भी कहा गया है कि किम बिना विद्या न लभते, गुरुम बिना विद्या न लभते। तो यानी कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं होगी, बिना गुरु के योग मुक्ति नहीं हुई। आचार्य जी, योग को लेकर लोग कहते हैं कि सुबह सुबह करना चाहिए, है ना, सुबह जब भी ब्रह्म मुहूर्त हो उस टाइम पे करो। लेकिन आज की जनरेशन बहुत बदल गई है, जेनजी जनरेशन है, वो रात को लेट सोती है, सुबह लेट उठती है। तो इन लोगों के लिए योगा का टाइम क्या होगा, और आपके हिसाब से किस वक्त, क्या एक सही टाइम है जब योगा किया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक बात की जाए शास्त्रों की, तो ब्रह्म मुहूर्त हमेशा से उपयुक्त रहा है करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, नाइट शिफ्ट में भी लोग जॉब करते हैं, उसका भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। आज तो आपने 5 बजे कर लिया, अब 5 बजे करने से बच्चे को भी स्कूल जाना है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, आपको भी ऑफिस निकलना है, तो कल उसमें क्या होगा, क्लेश उत्पन्न होगा। क्लेश उत्पन्न होता होगा तो फिर आपका वो रेगुलर टाइम नहीं मेंटेन हो पाएगा। तो आपको ये करना पड़ेगा, जिस टाइम पे आप शाम को कर लें, सुबह कर लें, दोपहर में कर लें, लेकिन नियम वही होंगे कि खाना खाने के 2 से 2.5 घंटे का गैप होगा, या खाना खाने के 1 घंटा 1.5 घंटा पहले उसको अभ्यास को करेंगे। इट्स बेटर कि आप कुछ कर रहे हैं। मैं कई बार अपने लोगों से कहता हूं कि या तो आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, गलत वो है जिन्होंने अब तक शुरुआत नहीं की है। तो इसलिए मैटर ये करता है कि कंसिस्टेंसी बनी रहे। लेकिन फिर भी मतलब अगर शाम को कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि रिजल्ट कम होगा? अगर ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे तो शायद इंसान बेहतर कंडीशन में होता, बेहतर हेल्थ, मन स्थिति सही रहनी चाहिए। आप कहेंगे कि फायदा किसमें होगा, लेकिन वो आज तो कर लेगा उसको। कई बार लोग कहते हैं कि सर कल सुबह 5 बजे क्लास करनी है। मैं उनसे कहता हूँ कि उठते किस समय, वो 8 बजे उठ रहे हैं, तो एक दिन तो कर लेंगे योगा, दूसरे दिन वो योगा करना ही उनके लिए क्या हो जाएगा, एक बहुत बड़ा चैलेंज, नहीं कर पाएंगे, कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। ठीक है, योगा करते हुए लोग डाइट की भी बात करते हैं कि अगर एक बहुत अच्छा आहार है, संतुलित आहार है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपका योगा असरदार रहेगा। लेकिन अगर किसी इंसान की डाइट खराब है, आजकल की जनरेशन तो खाती वही है जो स्ट्रीट फूड है, चाइनीज़ फूड है, तो उन लोगों को अगर योगा करना है तो क्या अपनी डाइट सुधारें? पहले डाइट सुधारनी ही पड़ेगी, क्योंकि आहार ही औषधि होनी चाहिए, और औषधि जैसा ही आहार होना चाहिए, नहीं तो औषधि आपको आहार की जगह खानी पड़ेगी। कुछ लोग आपने देखा हो ना, पूरी पॉलिथीन लेके बैठते हैं खाना खाने से पहले। एग्जैक्टली। तो अगर वो आहार को औषधि की तरह खाएं तो उनको औषधियां कब देनी पड़ेंगी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि योग, भगवत गीता में एक प्रश्न आता है कि योग किसका सिद्ध होगा, योग किसके दुखों का नाश करेगा। तो उसमें आता है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्राप्तस्य योगो भवति दुखा। योग उसी का सिद्ध होगा, योग उसी के दुख का नाश करेगा जो युक्ताहार करेगा, यानी वो आहार जो उसके लिए उपयुक्त हो।
आहार और विहार, उसकी दिनचर्या, उसका सोना जागना जिसका सही होगा, योग उसी पे अपना असर दिखाएगा। और वैसे भी कहा गया है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि और सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति। इसका मतलब ये होता है कि आहार शुद्ध करने से, सात्विक आहार लेने से क्या होगा कि मन आपका शांत होगा और बुद्धि स्थिर होगी। आचार्य जी, वेज और नॉन वेज की भी बहुत बड़ी डिबेट आ जाती है जब हम योग की बात करते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे योगा इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि आपको स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन बनना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली वीगन बनना पड़ेगा, और ना जाने कितनी कितनी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज यूज करने लगे हैं। आप सही बताइए, खाना पर्सनल विषय है, जिसे जो करना है करे, जिसे जो खाना है खाए। तो क्या मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि खाना आपका पर्सनल विषय हो सकता है, लेकिन जिस थीम में आप जा रहे हैं वहां आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उस थीम में क्या क्या स्टेप्स हैं। जैसे आप एक बात देखिए कि बोलना आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन जब आप विपश्यना ध्यान में जाते हैं तो वहां पे आपको मौन करवाया जाता है कि आपको बोलना नहीं है। इवन आपको वहां पे कहते हैं कि आंखें उठा के नहीं देखनी है, सर नीचे रखना है, ठीक है। तो वहां पे एक पद्धति बनाई गई है। अब जहां तक बात है कि नॉनवेज खाने की, तो योग में एक तो सेल्फ अवेयरनेस और एक है कि आपकी कितनी जागरूकता है। इसमें एक विषय आता है कि यम में कुछ चीजें आती है। हमारे पास एक यम है, जो पहला स्टेप है वो है यम। यम में आता है अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा, यानी कि यम का मतलब है समाज कैसे अच्छा हो, तो उसमें कि हिंसा ना की जाए। मेरे भोजन के लिए अगर हिंसा हो रही है तो मेरा योग ही मुझे इसकी अनुमति नहीं देता, तो इसलिए मैं तो नॉनवेज को प्रेफर नहीं करता हूं। बाकी सबका अपना व्यक्तिगत विषय है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इतनी अवेयरनेस ही नहीं जागी है तो फिर मैं कहूंगा कि अभी योग को आप प्राप्त नहीं हो रहे हैं, आप उस दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे। ठीक है, आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सरसाइज कुछ कर रहे हैं, हाँ, लेकिन वो योग नहीं कहा जा हाँ, सकता। आप यम नियम की जो बात करते हैं आचार्य जी, क्या रेलेवेंट है आज की डेट में? बिल्कुल, आज की डेट में तो और रिलेवेंट होना चाहिए ये चीज। प्रॉब्लम तो ये है कि इसको कोई बता नहीं रहा है। यम का मीनिंग क्या है कि यम से ये होता है कि हमारा समाज कैसे बेहतर हो सकता है, और नियम से हो सकता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसे अच्छा हो सकता है। आप देखिए कितनी बड़ी इसकी रिक्वायरमेंट है, समाज कैसे अच्छा हो। अब देखते हैं यम में क्या आता है। यम में आता है अहिंसा, लड़ाई ना करें, बिना बात लड़ाई ना करें, ठीक है। अहिंसा, सत्य, झूठ ना बोलें, अस्तेय, चोरी ना करें, ब्रह्मचर्य यानी कि इंद्रियों का संयम करें, ठीक है, और अपरिग्रह यानी कि संसाधनों का दोहन ना करें, आवश्यकता से अधिक सामान इकट्ठा ना करें। तो इस सबको करने से समाज अच्छा होगा, ठीक है, करप्शन कम होगा। अब बात आती है नियम की। नियम यानी कि मैं कैसे अच्छा हो सकता हूं। अब उसमें क्या आता है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी, ध्यान। अब ये बहुत खास है। देखिए, शौच का मतलब केवल फिजिकल नहीं है, मेंटल। शौच, संतोष, संतोष का ये है कि आपसे जो बेस्ट हो सकता है वो कीजिए अपने पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग, और जो आपको मिलता है उसको एक्सेप्ट कीजिए। सोच, संतोष, तप यानी कि डिसिप्लिन और हार्ड वर्क। स्वाध्याय यानी कि आप सेल्फ एनालिसिस करें। प्रॉब्लम तो यही है कि हम अपने आप को सेल्फ एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ एनालिसिस नहीं कर सकते तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं, अपना कोई मेंटर चूज कर सकते हैं, गुरु से मिल सकते हैं अपने, ठीक है। और लास्ट में क्या क्या, ईश्वर, प्राणी, ध्यान यानी कि सरेंडर टू द गॉड। मैं अपने समस्त कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता हूं, इससे आपके अंदर अहंकार दूर हो जाएगा। तो ये आएगा व्यक्तित्व निर्माण में। तो एक से समाज अच्छा हुआ और एक से व्यक्तित्व निर्माण हुआ आपका, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि आज ये रिलेवेंट नहीं है। एग्जैक्टली, ठीक है। आचार्य जी, जब मैं किसी से योग के बारे में पूछता हूँ, योग के आसन के बारे में पूछता हूँ, तो वो मैक्सिमम या तो बोल देते हैं प्राणायाम या बोल देते हैं कपालभाति। ओके, ऐसा क्यों है कि सिर्फ 2-3 ही आसन हैं जो वायरल हुए हैं, जो ट्रेंडिंग हैं, जो सभी लोग बात करते हैं? देखिए, असल में क्या हुआ, समय के साथ साथ क्या हुआ कि एक मार्केट भी खड़ी हो गई है, ठीक है। और मार्केट में क्या होता है, मार्केट डिमांड और सप्लाई पे चलेगा, ठीक है। आपको मैं एक बहुत फैक्ट बताता हूँ, बहुत फनी बात, कि कपालभाति का आपको पता है कि सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ होता है? लोग पेट समझते हैं, लेकिन नाम देखो ना क्या है, कपाल। ये होता है कपाल, कपालभाति यानी इसकी शुद्धि करनी है, इस पे काम होना है। लेकिन क्योंकि मार्केट है, तो मार्केट में क्या बोला जाएगा सबसे पहले? मोटापा कम हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, आपका थायराइड ठीक हो जाएगा, आपके हार्मोन इम्बैलेंस अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप ये किसी को बोलोगे कि इससे दिमाग अच्छा हो जाएगा, तो लोग कहेंगे दिमाग तो आपको पता ही नहीं हमारे अंदर कितना दिमाग है, चैलेंज तो करना शुरू कर देंगे। तो वो वाली बात आ जाएगी। तो इसलिए क्या हुआ, मार्केट में डिमांड और सप्लाई के ऊपर लोगों को कुछ चीजों को बाईपास करके समझाया गया ताकि लोग उसको समझ जाएं। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि कपालभाति एक्चुअल में कोई प्राणायाम नहीं है। कपालभाति शुद्धि क्रिया है। आम जनमानस की धारणा है, कुछ बड़े प्लेटफॉर्म से भी बोला गया है कि कपालभाति प्राणायाम है, लेकिन कपालभाति एक्चुअल में प्राणायाम नहीं है। मैं आपको एक छोटा से उसमें समझा देता हूँ प्राणायाम होता क्या है। देखिए, 4 व्हीलर को आप 4 व्हीलर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें 4 व्हील्स। अगर मैं 3 व्हीलर के अंदर एक टायर रख दूं तो क्या आप उसको 4 व्हीलर बोलोगे? क्योंकि जब वो चलेगा तो चारों मूव करने चाहिए।
ऐसी प्राणायाम की भी कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं। ओके। एक टर्म्स कंडीशन है पतंजलि योग सूत्र में, ठीक है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर गति विच्छेद इति प्राणायाम, यानी कि आसन के स्थिर हो जाने पर श्वास को रोकने का जो अभ्यास होगा, उसमें सांस रुकेगी, वो प्राणायाम कहलाएगा, बस और कुछ नहीं बोला है। और जो बेसिक प्राणायाम है मैं आपको बता देता हूँ, सांस लेके रोकना एक प्राणायाम हो गया। वो वाले प्राणायाम है जब प्राणायाम इसके बाद इवॉल्व हुए हैं, नाड़ी शोधन, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, ये सब तो बाद में आए हैं। ठीक है। जो बेसिक आए हैं वो क्या है, सांस को लिया रोका, ये हो गया अंतःवृत्ति प्राणायाम। सांस को बाहर करके रोक लिया, और ये हो गया बाह्यवृत्ति प्राणायाम। और सांस को आपने क्या किया, कई बार आपने देखा होगा रास्ते में कचरा बड़ा होता है और आपने एज इट इज जहां सांस है वहीं की वहीं पॉज कर दी, तो इसको बोलते हैं स्टैचू, यानी कि स्तंभवृत्ति प्राणायाम। और एक और प्राणायाम होता है, वैसे ये सिद्धों का है, यानी एडवांस स्टेज है, कि आपकी सांस रुकी और आपको पता ही नहीं चल रहा है, इसको बोलते हैं चतुर्थ विषयक्षेपी प्राणायाम। तो कपालभाति में तो आप करके देखिए, सांस रुकती नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं? ठीक है, आम जनमानस की ऐसी धारणा है, लेकिन अगर एकेडमिक्स में आपने कपालभाति को प्राणायाम बोल दिया, आपको अलग बिठा दिया जाएगा। ओके। मैंने कल अपने फ्रेंड से बात करी, तो मैंने कहा योग करने का हम प्लान कर रहे हैं। कहता योग तो तू करता है, शवासन पूरे पूरे दिन करता है। लोगों ने योग को बहुत मजाक भी समझा है ना, सोशल मीडिया पर, रील्स पर बहुत मजाक बनाया जाता है। कोई योग कर रहा है तो कि इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं योगा से ही होगा, लेकिन इन रियलिटी मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन है कि जिम इज सुपीरियर टू योगा। देखिए, डिपेंड करता है कि आपके गोल क्या हैं। पहली बात तो ये है कि आपके गोल क्या है। अगर आपको स्ट्रेंथ पे काम करना है, आपके कुछ पर्सनल ऐसे गोल हैं, तो जिम अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आपको कुछ दूसरे गोल हैं तो उसके लिए आप योगा कर सकते हैं, लेकिन योगा और जिम का कंपैरिजन करना ही अपने आप में अलग बात है। दोनों ही अच्छे हैं। मैं आपसे कहूं कि ऋषिकेश अच्छा है कि गोवा अच्छा है, जिसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वहां जाएगा। दोनों ही जगह नेचर है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि एक अच्छा ही बुरा है? अच्छा बुरा, आप दूसरे को आप कुछ उसके बारे में बोल के उसको छोटा करके अपने आप ऊपर नहीं उठ सकते। जो अच्छा है वो अच्छा है, उसकी एक अलग रिक्वायरमेंट, आपकी अलग रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लोअर टी शर्ट भी अच्छा है और पैंट शर्ट भी अच्छा है, जिसका जो दिल करे वो। बिल्कुल। ओके, परफेक्ट। कुछ डिपेंड ये करता है कि डायमेंशंस पे आप कितना सोच रहे हैं। जब भी हम लोग योग की और जिम की कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम योग को सिर्फ आसन मान के कर रहे हैं। मैंने वो 5 जो डायमेंशंस बताए, तो उस पे बात ही नहीं हो रही है। उस पे बात ही नहीं हो रही है, बिल्कुल। इंसान दिमाग से सोच ही नहीं रहा है। बस किस लेवल की बात हो रही है। ठीक है। कई बार ऐसा भी लोगों ने कहा कि आजकल लोग योग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि हम इस तरीके से करेंगे, ये राइट तरीका है करने का, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत तरीका निकल जाता है। क्या अगर हम गलत तरीके से योग करते हैं तो क्या उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? बिल्कुल। मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप गलत तरीके से कर रहे हैं या आपको संशय है, तो या तो आप योग करना बंद कर दें, या उसका जो एक्सपर्ट है, जो योग के एक्सपर्ट है, उनसे मिलके ही करें। गलत अभ्यास बिल्कुल ना करें। मैं कई बार ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने लंबे लंबे समय तक गलत अभ्यास किए हैं। एक बार मैं किसी के घर पे गया तो उन्होंने बताया कि मेरी माताजी से एक बार आप मिल लीजिए। तो मैंने बताया, माता जी आप क्या क्या करते हैं? तो उनको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थे, और जो अभ्यास उनको मना था वो उनको डेली कर रही थी। इससे होता क्या था कि योग करने के बाद वो फिर बेहोशी हो जाती थी। तो मैंने उनको एक सजेशन दिया कि आंटी आप योग छोड़ दोगे तो भी ठीक रहोगे। ओह माय गॉड, ओके। इससे अच्छा कि आप गलत करें तो आप कम, आंटी इसको तो बंद कर दो, इससे तो आपको नेगेटिव रिजल्ट आएगा। स्टार्टिंग में और भी दिक्कतें आती हैं। जब लोग शुरू में आते हैं, योगा ज्वाइन करते हैं, तो वो और भी दिक्कतें आती हैं जो मैंने फील की हैं कि लोग अपनी क्षमताओं के अनुसार से नहीं करते। दूसरों को देख के मोटिवेट तो होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो कब से कर रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन अब वो आ गए कॉम्पिटिशन में, वो गलत बात है। दूसरी बात ये है कि अपने जॉइंट्स की और अपनी मसल्स की सुनो। वो भी आवाज़ देते हैं आपको, वो भी कहते हैं कि बस इतना ही करना है। लेकिन आप क्या करते हैं, जरूरत से ज़्यादा मोटिवेट होके उतना करने लगते हैं, उससे भी समस्या आएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लोग जैसे जिम में ईगो लिफ्टिंग करते हैं कि हमें दिखाना है इस तरीके से, ऐसे ही लोगों ने योग में करना शुरू कर दिया कि मैं सारी एक्सरसाइज कर सकता हूं, मैं सारे आसन कर सकता हूं। हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास को करना चाहिए। सबके फिटनेस कंपोनेंट अलग अलग हैं, सबका बैकग्राउंड अलग अलग है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आपको अपना देखना है, आपका किसी से कंपटीशन नहीं है। आप या तो अच्छा कर रहे हो और या बहुत अच्छा कर रहे हो, खराब नहीं कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि सबसे मुश्किल है कि आप ज्वाइन करें। आचार्य जी, आप बहुत आसान तरीके से बताते हैं योगा कैसे किया जाता है। हमने आपके सोशल मीडिया पर रील्स भी देखी। आई थिंक योगा करने का तो कोई आसान तरीका होता ही नहीं है। आपको स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, आपको टफ बनना पड़ेगा, तभी आप अच्छा योगा कर पाएंगे। इसमें क्या है कि दो भ्रम रहे हैं शुरू से, जो मुझे, मेरा जो अनुभव रहा है, हो सकता है लोगों का अलग रहे। दो अनुभव रहे हैं कि अगर कोई, या तो योगा लोगों ने बहुत सिंपल तरीके से किया है जिसमें सिर्फ जॉइंट मूवमेंट्स कराए गए हैं, और या इतना एडवांस किया है कि वो होगा नहीं। दोनों ही बातें मुझे लगता है कि गलत हैं। आपको देखना चाहिए कि सामने वाले की स्थिति क्या है। अगर वो कोई यंग बच्चा है कि उसकी एज 17-18 साल है और वो आप उसको जॉइंट मूवमेंट्स कराओगे, उसको मजा ही नहीं आएगा। उसको तो चाहिए कि थोड़ा सा एडवांस कराया जाए। लेकिन अगर उसी क्लास में कोई
60 ईयर ओल्ड है, वो वैसा नहीं कर पाएगा। आपको दोनों को साथ लेके चलना है तो आपको दोनों को उसका बताना पड़ेगा कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। आप उसको उसका कराएंगे तो उसके लिए बेकार है, उसका उसको कराएंगे तो कल से दोनों ही क्लास में आना बंद कर देंगे। डिपेंड ये करता है कि मैंने फिर कहा था कि ये हमारे ऊपर है जी। ये कोच का रोल है कि उसको बताना पड़ेगा कि आपको ये करना है, क्योंकि वो आज तो क्लास में आ गया है, फिर नहीं आएगा वो क्लास में, क्योंकि लगेगा कि आज बस मैंने इतना तो सिंपल मुझे करने आया नहीं था, इतना तो मैं घर पे कर लेता। तो दोनों ही मिथ है, योगा आसान है वो भी मिथ है, और योगा बहुत मुश्किल है वो मिथ है। ठीक है, लोग नी पेन और बैक पेन से रिलेटेड योगा की जब बात करते हैं तो वो बताते हैं कि हम मिनटों में भगा देंगे, आप आ जाइए हमारे पास, हम 1 मिनट में आपका सारा नी पेन, आपका बैक पेन खत्म कर देंगे। ये मिथ है या अब सच हो गया है, साइंस आ गई है बहुत ज्यादा? मुझे लगता है कि ये ओवर सिंप्लीफाइड है चीजें, ऐसा नहीं है। रील्स वायरल हो जाती हैं, कंटेंट वायरल हो जाता है और लोगों को लगता है घर बैठे, अच्छा लोग करते भी नहीं है, सिर्फ देख लेते हैं, उसी को शेयर करते रहते हैं, चाहे वो खुद भी ना करते हैं उसको, लेकिन वो रील्स पहुंच जाती हैं, मिलियंस में पहुंच जाती हैं, अच्छा उनका वॉच टाइम आ जाता है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि जो वो 5-6 आसन बताए गए थे, अगर उससे सब ठीक हो जाता फिर तो बात ही कहते, वो सहायक हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल करने से आपको बाकी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। मैंने बताया ना कि अलग अलग उस पर काम करना पड़ेगा। मैंने कहा डाइट को भी पे भी आपको ध्यान करना पड़ेगा। आपको गैस्ट्रिक ट्रबल रहता है, आपने 4 आसन कर लिया और खाना वही रखा, तो कैसे आराम हो जाएगा? एग्जैक्टली। आचार्य जी, बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत फ्लक्चुएट करता है, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत कम रहती है। क्या योग करके चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं, या छोटी से छोटी बीमारी से लेके बड़ी से बड़ी बीमारी तक कंट्रोल की जा सकती है? देखिए 70% जो डिसऑर्डर है ना वो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि जो परेशानी आ रही है पहले मन में आ रही हैं, और मन से वो जो अपना प्रभाव है वो अलग अलग जगह पर दिखा रही हैं। जिसको आप हार्मोन इम्बैलेंस के नाम से जानते हो। डायबिटीज अपने आप में हार्मोन इम्बैलेंस है, थायराइड अपने आप में हार्मोन इम्बैलेंस है, और नींद ना आना और वेट का अचानक बढ़ जाना भी, ये भी हार्मोन इम्बैलेंस का ये काम है। सबसे पहली बात ये है कि हमारा एफर्ट कहाँ हो रहा है। हम सब लोग डायबिटीज के पीछे या थायराइड के पीछे तो बढ़ गए हैं, लेकिन जहां से वो ऑपरेट हो रहा है उस मन की क्या डाइट दे रहे हैं, उस मन पे कैसे काम हो रहे हैं, क्या उसको भी उसकी कुछ डाइट दी जा रही है? अगर ऐसा है तो आप सीधा रूट कॉज पे काम करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ठीक है, कभी आप इसकी दवाई खाएंगे, कभी इसकी दवाई खाएंगे। हमें ये करना चाहिए कि हमें रूट कॉज पे जाना चाहिए और वहां से देखना चाहिए कि क्या इसके परिणाम हो सकते हैं। अगर हम सीधा रूट पे ही काम करेंगे तो वो लक्षण कम होना शुरू हो जाएंगे और इसके लंबे परिणाम रहेंगे। आचार्य जी, ऐसे कौन कौन से आसन हैं जो किसी भी इंसान, किसी भी एज का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कंडीशन में हो, वो एटलीस्ट बेयर मिनिमम वो अगर 4-5 आसन करता है तो उसके बाद उसकी लाइफ थोड़ी सी बैलेंस हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। देखिए 4, मैं मानता हूँ स्पाइन के 4 मूवमेंट सबको करने चाहिए। अगर बैक पेन नहीं है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, वन इज फॉरवर्ड बेंडिंग एंड बैक बेंडिंग, सेकंड वन इज ट्विस्टिंग, थर्ड वन इज साइड बेंडिंग, लास्ट वन इज एक्सटेंशन। अगर आप ये भी करते हैं तो एटलीस्ट आपकी स्पाइन को एक वर्कआउट मिल जाता है। दूसरा क्या है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। 1 मिनट में एवरेज इंसान 4 सूर्य नमस्कार कर लेता है। अगर 2 मिनट भी वो कर लेगा तो उसका एक ग्राफ मेंटेन होगा। प्रॉब्लम क्या आती है मैं बताता हूं आपको, कि आज किसी ने 1 घंटा कर लिया, उसने 4 दिन नहीं किया, परसों आया फिर उसने 1 घंटा कर लिया। करना क्या है कि उसको जीवन में आपको डालना पड़ेगा, रूटीन में लाना पड़ेगा। चाहे आप 15 मिनट से शुरुआत करें और 15 मिनट ही करें। जैसे कि आप देखिए कि आप कहीं घूमने जाते हैं, कहीं घूमने चले गए, कहीं शादी में चले गए, फंक्शन में चले, सबसे पहले मिस क्या होता है? हमारा वर्कआउट सबसे पहले वर्कआउट मिस होता है। That's very true. हाँ, लेकिन बाकी सब चीजें क्या हैं? बाकी सारी चीजें चलती रहेंगी। खाना 3 की जगह 4 बार हो जाएगा, स्नैक्स 3 की जगह 4 बार हो जाएगा। हाई कैलोरी। डिपेंड ये करता है कि आपकी प्रायोरिटी कितनी दे रहे हैं आप शरीर को। जिसको भी आप प्रायोरिटी देना शुरू कर देंगे उस पर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि स्पाइन की मूवमेंट आप करें, सूर्य नमस्कार करें, और तो आपका एटलीस्ट ग्राफ मेंटेन, मैं नहीं कहूँ बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट ग्राफ मेंटेन होगा। होता क्या है, देखिए आप आज की क्या रह गया लाइफस्टाइल, या सिटिंग जॉब है, 70-80% सिटिंग जॉब बचा हुआ है। That's very true. आपकी स्पाइन जो है लगातार एक मोड पे है, ऑलरेडी फॉरवर्ड है। अब वो क्या कह रही है कि मुझे, मैंने कहा था ना कि जॉइंट्स की और मसल्स की सुनो, वो कह रही है कि मुझे कुछ पीछे से कराओ। जब आप ऐसे करते हैं ना तो आपकी स्पाइन जाने अनजाने में कुछ आसनों कर रही होती है। That's very true. ठीक है, और वो उसका सर्कुलेशन ठीक है तो आपको अच्छा लगता है, आपको पता नहीं है लेकिन आप करते ऐसा ही है। यानी उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। जब भी आपको समय मिलता है कुछ ऐसे स्ट्रेचेस आप ऑफिस में भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये तो करते रहने चाहिए ताकि इतने केस ज्यादा खराब ना हो जाए, क्योंकि फिर पोस्चर डिफॉल्ट हो जाता है, आपको लॉर्डोसिस और काइफोसिस के इश्यूज आने लगते हैं। आपने देखा लोगों की चाल बदल जाती है, शोल्डर इंपैक्ट कर जाता है। बिल्कुल। आचार्य जी, आजकल जब मैं मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ दिल्ली में, तो 99% आई थिंक शायद इससे ज्यादा ही लोग होंगे जो मोबाइल का यूज करते हैं, और वो मोबाइल ऐसे करके रखते हैं ना, पूरा टाइम हमारा ऐसे चलता है। इससे इन लोगों की स्पाइन पर, बैक पर या ओवरऑल बोन स्ट्रक्चर पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है?
क्या वो चीज होगी जो आने वाले टाइम में लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? देखिए, कॉमन इश्यूज जो हमारे पास आते हैं वो सर्वाइकल के हैं, स्टिफनेस के हैं, बैक पेन के हैं। जी। कारण वही हैं, और इसके साथ साथ एक इशू और आने लगा है, जिसमें क्या होता है कि लगातार देखने के बाद जब वो उठ रहे हैं तो उनका सर घूमना शुरू हो जाता है। दैट्स ट्रू, यस। अब ये क्या हो रहा है, आप देखिए, सिर्फ वो एक तो पोस्चर खराब है, उसके बाद वो लगातार कोई रील देख रहे हैं। रील की आप देखिए टाइम कितना है, 15 सेकंड 20 सेकंड, 15 सेकंड 20 सेकंड। आधे घंटे बाद भी उनसे पूछो कि आपने क्या देखा, तो उनका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। ब्लैंक हो जाएगा, ट्रू। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको देखना ही है तो आप एक पूरा एपिसोड देखो, लगभग 7-8 मिनट का, ताकि माइंड कुछ सीखे उससे। माइंड कुछ लेता नहीं है, उसके सामने क्या होती है, फॉल्स वो घूमता रहता है कि बस लगातार नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और ये बहुत हार्मफुल है ब्रेन के लिए। जहां तक पोस्चर की बात है, तो पोस्चर में आप देखिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत कॉमन है। और असल में मैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को बहुत ज्यादा खराब इसलिए मानता हूं क्योंकि एक समय के बाद, आपने वर्स्ट कंडीशन शायद नहीं देखी है, कि आपकी आंखें खुलनी बंद हो जाएंगी, आपको चक्कर आने लगेंगे और उसका दर्द पूरे आपके हाथों में आने लगेगा। तो अभी लोग अवेयर नहीं है, जैसे जैसे अवेयर होंगे तो इस पे काम होगा। और स्ट्रेचेस आज आप मेरे कहने से कर लें, अपने आप कर लें, डॉक्टर के कहने से कर लें, स्ट्रेचेस तो आपको करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। आचार्य जी, बहुत सारे सवाल ना कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज ने किया कि हमारा 8-9 घंटे करीबन डेस्क के सामने रहता है, तो हम 1-2 बेयर मिनिमम एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं कि हमारी बैकबोन से लेके पूरा बॉडी पोस्चर सही रहे? क्या हम बेयर मिनिमम कर सकते हैं उस टाइम पे? देखिए, बीच बीच में आपने क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आप बैठे हुए हैं, शोल्डर को रोटेट कर सकते हैं, और जब भी समय मिलता है स्पाइन को आगे की तरफ आपने ये, क्योंकि इसका पोस्चर क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया है, और आपने क्या किया है, ये आपका जो थोरेसिक है वो पूरा स्ट्रेच होना चाहिए। ठीक है। जब कभी आपको समय मिलता है, बीच में ब्रेक मिलता है, उसके बाद में आपको जैसे हैंड स्ट्रेच, ये आपका स्ट्रेच हो गया, एक्सटेंशन मूवमेंट हो गया, ये करना चाहिए। और सिंपल सी एक प्रैक्टिस है, जैसे कि ऐसे क्लैपिंग आप कर सकते हैं 8 से 10 बार ऊपर नीचे, तो भी आपको काफी रिलैक्स फील होने पड़ेगा। और जब आप घर पहुंचते हैं तो थोड़ी देर कमर के नीचे 2 पिलो लगा के गर्दन को फ्री छोड़ देते, तो वो अपने नेचुरल शेप में आ जाएगी। जो आपकी स्पाइन जो दिन भर फॉरवर्ड रही है, वो, क्योंकि आप उससे रोज काम ले रहे हो और गलत पोस्चर में ले रहे हो, तो आज नहीं तो कल वो आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा। तो अगर आप बेयर मिनिमम ये करते हैं तो एटलीस्ट आपकी स्पाइन और बैकबोन जो भी है वो बेटर कंडीशन में। ये तो हो गया फिजिकल के लिए, अब आती है बात मेंटल स्ट्रेस के लिए। एग्जैक्टली, मैं आ रहा था इसी पर। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा कहा जाता है कि समस्या शुरू होती है मन से, है ना। स्ट्रेस आता है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो मन खराब हो जाता है, अच्छा होता है। ऐसा कहा गया है कि मनन मनुष्यणाम कारण बंधन मोक्षो, यानी जो मन है वो हमारे बंधन का और मुक्ति का, दोनों का कारण वही है। हमारे मन में 2 घोड़े दौड़ रहे हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव, जिसको दाना पानी दोगे वो बहुत तेज भागेगा जी। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक बात नोटिस कीजिए कि क्या हम मन को उसकी डाइट दे रहे हैं? मन को उसकी डाइट मतलब मन की डाइट होती है? मन की डाइट क्या होती है, अब यहीं पे प्रश्न आ जाएगा। आप थोड़ी देर के लिए, आपको स्ट्रेस हुआ, आपने कुछ रील्स देख ली, थोड़ी देर स्ट्रेस हुआ, कोई कॉमेडी शो देख लिया, थोड़ी देर स्ट्रेस मैच देख लिया, दोस्तों से बात कर ली, लेकिन ये मन को उसकी आपने डाइट नहीं दी है। मन की अपनी एक डाइट है। जैसे आपको प्यास लगती है और आपको पानी की जगह मैं लस्सी पिला दूं, चाय पिला दूं, कॉफी पिला दूं, कोल्ड ड्रिंक, जब तक पानी नहीं पियोगे तब तक आपकी प्यास शांत नहीं होगी। ऐसी मन की भी अपनी एक प्यास है। मन उसको कुछ चाहता है, कुछ ऐसी एक्टिविटी मेरे लिए करो कि मैं, तो आप ऐसा समझिए कि मन जो है ना, उसका एक एल्गोरिदम है। वो जैसा दिन भर देखता है, सोचता है, सुनता है, उसी तरह के ऑप्शन आने शुरू कर जाएंगे, जैसे ऐड आते हैं हमारे पास। That's very true. ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुछ समय के लिए मन को खाली छोड़ देना है, यानी कि कैथारसिस करना है। कैथारसिस यानी कि अपने आप को विचारों से फ्री करने की कोशिश करनी है। इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल तरीका है कि आप थोड़ी देर अपने विचारों को तटस्थ होकर देखें। आप अपने विचारों को ठीक ऐसे ही देखें जैसे कि आप थिएटर में मूवी देख रहे हैं। आपने देखा थिएटर में क्या होता है, जब मूवी चल रही होती है कुछ लोग उसके साथ हंसने लगते हैं, कुछ लोग रोने लगते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये विलन बहुत खराब है, वो सच में भी उसको खराब मान रहे हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि उस विलन की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। तो जो लोग कह रहे हैं एक्टिंग बहुत अच्छी थी, यानी कि वो तटस्थ होकर देख रहे हैं। ठीक है, तो जब आप अपने आप को खाली करेंगे धीरे धीरे, आपको सिर्फ थॉट्स को देखना है। थॉट्स कितना भी अच्छा हो, कितना ही बुरा है, अपने आप को खाली करो, खाली करो, खाली करो, खाली करो, खाली करो। देखने से खाली हो जाएंगे आप। और अगर आपने किसी भी थॉट को रोकने की कोशिश की तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएगा, और जब आपको उसको टाइम मिलेगा वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। पहले विचार आपके मन में आएंगे, फिर आप उसका एक्शन मोड में तब आओगे। तो सबसे पहले आपने यही करना है कि जितना हो सकता है खाली करें अपने आप को। और इसके लिए और हेल्पफुल हो सकता है कि आप कुछ समय डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग करने से आपका सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक जो आपकी नर्व्स हैं वो बैलेंस होने लगेंगी,
और आप शांत होने शुरू होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आप अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं, भ्रामरी का अभ्यास कर सकते हैं और ओम चैंटिंग का अभ्यास कर सकते हैं। ओम चैंटिंग बहुत यूजफुल प्रैक्टिस है। अभी लोग समझ नहीं रहे हैं कि ओम चैंटिंग किस तरह से कितना यूजफुल है। ओम चैंटिंग 3 तरह से होती है। ओम चैंटिंग 3 तरीके से होती है। ठीक एक में आप आकार ध्वनि को बना रहे हैं, अकार, उकार और मकार मिलके आ उ म की ध्वनि क्रिएट होती है। तो जब आप आ का साउंड करते हैं, देखिए ऐसे करके देखिए, ठीक है, जब आप आ का साउंड करते हैं देखिए कि स्ट्रेच कहाँ रहा है। आ, आपकी नाभि अंदर की तरफ खींचती चली जाएगी। कहाँ पे आ रहा है? आपका नेवल। ठीक है, अब आप ऊ का साउंड कीजिए, ओ, थायराइड पैराथायराइड। दैट्स वेरी ट्रू, यस। एंड लास्ट वन इज मा, ओम, पीनियल एंड पिट्यूटरी, द मास्टर ग्लैंड। तो आपको जब मेंटल रिलैक्स के लिए ये अभ्यास करने हैं तो आपको माँ का उच्चारण ज्यादा करना है, यानी कि मैं की जो वाइब्रेशन है उसको बढ़ाना है। थोड़ा, वो कैसे बढ़ेगी? आपको आ और माँ को छोटा करना है और माँ को बढ़ाना है। एक बार मुझको देखिए, जैसे ओम। अब इससे क्या हुआ? आपके ब्रेन में वाइब्रेशन गया। वाइब्रेशन गया तो क्या हुआ? वहां पे पिट्यूटरी और पीनियल बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? सारी ग्लैंड्स को ऑपरेट कर रहे हैं, उनको मैसेज जाएगा। इसके लिए भ्रामरी और ओम चैंटिंग ये बहुत यूजफुल प्रैक्टिस है। और बाकी अपने आप को, अगर मैंने कहा कि थोड़ा अभ्यास कीजिए, क्योंकि मन से जुड़े हुए अगर आपने अभ्यास नहीं किए तो मन शुरू में रेजिस्ट करेगा। जैसे आप कभी भी खाली बैठो और आपको लगता है कि चलो मैं पूजा कर लेता हूँ या थोड़ी देर ध्यान कर लेता हूँ, तो आपको पता है 90% लोग ये आंसर करेंगे कि उस समय मेरे पास और ज्यादा विचार आ रहे हैं। ऐसा होता है। अब होता क्या है, आपको अपने फोन से, मान लीजिए आपके फोन में 1000 फोटो हैं और आपको 500 डिलीट करने, तो आप क्या करते हैं? सेलेक्ट ऑल और डिलीट तो नहीं करोगे। क्या करोगे? एक एक करके सेलेक्ट करूंगा। एक एक करके क्या करोगे? पहले सेलेक्ट देखोगे, देखूंगा, देख के ही तो सेलेक्ट करोगे। Exactly, yes, तो जब आप शांत होने की कोशिश करते हैं तो वो थॉट जो घूम रहे थे वो एक एक करके आपके सामने आ रहे हैं। आपको सिर्फ उनको देखना है, उससे ही वो चले जाएंगे। थोड़ी देर में फिर आएंगे, लेकिन 1-2 बार करने से वो क्या होगा? फिर उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो एक फिल्टर लगने लगेगा। सबको ऐसा लगता है उसके पास 1000-2000 थॉट्स हैं, ऐसा नहीं है। वो 30-40 थॉट बार बार एक साथ आ रहे हैं आपके पास, तो आपको इल्यूजन क्रिएट हो जा रहा है कि आपके पास बहुत सारे विचार हैं, जबकि ऐसा नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास करने से क्या होगा कि आप एकाग्र होने शुरू हो जाएंगे और आपको लगने लगेगा कि हाँ, अब मैं फोकस्ड हूँ। बट आचार्य जी, मैंने बहुत सारे लोगों से इस बारे में बात भी की है। वो कहते हैं कि हमें या तो हमारी पास्ट लाइफ में कुछ खराब हुआ है या फिर ट्रॉमा हमारी जिंदगी में एक ऐसा है, हम जब भी ध्यान लगाते हैं, जिसको भी हमने जिंदगी में खोया है, कहीं चीज को लेके परेशान है, ऑफिस की जॉब चली गई, कुछ और जिंदगी में मिसहैप हुआ, हमें वही सामने आता है और इस चक्कर में हम परेशान हो जाते हैं और उठ जाते हैं। देखिए, इसके लिए और भी टेक्निक्स हैं, इसके लिए डीप रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, योग निद्रा है, और भी टेक्निक्स है जिसमें संकल्प के साथ अभ्यास को करवाया जाता है। लेकिन ध्यान का अभ्यास करने से और इन अभ्यास को करने से निश्चित रूप से लाभ मिलता है, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैंने भी कई लोगों को इस तरह की प्रैक्टिसेस कराई हुई हैं। इसके लिए सबसे जरूरी ये है, जब हम योग निद्रा भी करते हैं, कि हमारा संकल्प क्या है, ठीक है, और हम वर्तमान में कैसे आए, ठीक है। श्वास जो माध्यम है ना हमारा, श्वास जो है वो फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी के बीच का एक ब्रिज है। आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। आप ड्राइव कर रहे हैं, 60-70 की स्पीड चल रही है, अचानक सामने बच्चा आ जाए, क्या होगा? ब्रेक लगेंगे, सांस भी रुकेगी, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएगी। exactly. इसका मतलब क्या है कि तीनों कनेक्ट थी। एक दूसरा एग्जांपल आपको समझाता हूँ। जब आपको सुई में धागा डालना होगा तो आप सांस लेते हुए छोड़ते हुए नहीं डाल सकते। फाइनली आप धागा लोगे, सांस लाओगे, सांस लोगे, जब डाल दोगे उसके बाद सांस लोगे। तो इसका मतलब क्या है कि श्वास इतनी देर तक और इतने लेवल तक आपको प्रभावित करता है। तो जो आपने कहा कि किसी भी तरह का ट्रॉमा है या कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो दबे हुए हैं, जो बार बार परेशान कर रहे हैं, प्राणायाम के अभ्यास से, योग निद्रा के अभ्यास से और ध्यान के अभ्यास से ये क्या होता है, ये रिलीज होना शुरू होते हैं। तो इस तरह के अभ्यास, तो मैं तो ये कहता हूं कि ध्यान का अभ्यास तो कई उसमें बच्चों को सिखाना चाहिए, कॉलेजेस में सिखाना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि ये चीजें तो सबके सब हम लोग बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि हाउ टू अर्न द मनी, बट वी डोंट नो हाउ टू लीव द लाइफ। दैट्स सो बैड। जबकि हमारा इंडिया का कल्चर कुछ बिल्कुल हमें तो ये शुरू में ही सिखाना चाहिए। आने वाले टाइम में ये बड़ी समस्या हो गई नहीं कि मेरा बच्चा कितना अर्न कर रहा है और कहाँ सेटल्ड है। आने वाले टाइम में बच्चे की मेरा बच्चा जीवन कैसा जी रहा है, वो खुश भी है कि नहीं है। आचार्य जी, आज की जो जनरेशन है, जिसे जेन ज़ी जनरेशन भी कहते हैं, ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जिंदगी में किसी ना किसी तरीके से हमें सुकून मिल जाए, लेकिन
इतने ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं, चाहे रिलेशनशिप की बात करूं, करियर की बात करूं, हर टर्म्स में, है ना। दुनिया भर के नशे भी कर लेते हैं कि हमें सुकून मिल जाए, दुनिया भर में ट्रैवल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी मेंटल पीस जीरो है। कहाँ गलती कर रहे हैं? देखिए, ये बड़ा आपने ऐसा क्वेश्चन कर दिया है कि ये बहुत विचारणीय बात भी है कि सुख कहाँ है। अगर देखा जाए तो आप ये प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि कैसे वो सुख को फील कर रहे हैं और कैसे वो ढूंढ रहे हैं और कहाँ उनको मिल जाएगा। इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि उनको सुख की परिभाषा क्या लगती है और वास्तव में सुख कहाँ है। वास्तव में सुख वहाँ है, पतंजलि योग सूत्र में इसके लिए कुछ अलग से बताया गया है और वो काफी रिलेटेबल आपको लगेगा। ठीक है, इसके कारण बताए गए हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश। ठीक है, अविद्या, अविद्या का मतलब क्या है? अविद्या का मतलब है कि आपके पास कुछ मिस इन्फॉर्मेशंस हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अब यहीं से रिलेट करना शुरू करें। अविद्या का मतलब है कि आपको लगता है एक बार 10th हो जाए उसके बाद लाइफ सेट है, 12th करेंगे, कॉलेज जाएंगे, मजे करेंगे, 10th कर लीजिए, अब एडमिशन की जोर, फिर एडमिशन हो गया, फिर नौकरी, तो आपको लग रहा है कि बस इसके बाद लाइफ सेट है, बस इसके बाद लाइफ सेट है, बस एक बार शादी हो जाए उसके बाद, फिर शादी के बाद बस बच्चे हो जाए उसके बाद लाइफ। तो क्या मिले आपको ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि हाँ लाइफ सेट हो गई है? नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि एक अविद्या है ये, उनको लगता है ऐसा हो जाएगा तो इसके बाद कुछ सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। नहीं, एक तो अविद्या है, जिस चीज में सुख नहीं है उस चीज में सुख को ढूंढना, ये है अविद्या। दूसरा जो कारण है अस्मिता। अस्मिता का हिंदी मतलब मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं कि अहंकार। मैं जो कह रहा हूं और मैं जो हूं मैं ही सही हूं। आपने एक बात बताई, मैंने उस पर अपनी एक बात बताई, आपने कहा नहीं मैं ही सही हूं, जबकि मेरी बात भी सही है। ठीक है, तो ये जो है कि मैं हूं तभी सब कुछ हो सकता है, ये हो गया अहंकार। अविद्या, अस्मिता, राग। राग का मतलब हो गया अटैचमेंट, ये व्यक्ति या ये चीज चाहिए ही चाहिए, बाय हुक और क्रुक, बाय हुक बाय क्रुक। दैट्स वेरी ट्रू। और इसके बाद आ गया अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, यानी जस्ट इसका ऑपोजिट, ये व्यक्ति नहीं चाहिए और ना ये चीज चाहिए। और इसके बाद में आ गया आपका अभिनिवेश, यानी मृत्यु का भय। ठीक है, तो हम सबसे पहला क्या है? अविद्या। अविद्या का मतलब यही है कि जिस चीज में सुख नहीं उसमें आप सुख ढूंढ रहे हो। तो ये समझना पड़ेगा कि सुख कहाँ मिलेगा। गंगा हिमालय से निकली है और जब तक वो सागर में नहीं मिलेगी, वो अपने जैसे अस्तित्व को प्राप्त नहीं कर जाएगी, तब तक वो सुख को प्राप्त नहीं करेगी। और हम क्या कर रहे हैं? हम नेचर से जितना दूर जा रहे हैं, अपनी आदतों से, अपनी संस्कृति से, उतना हम लोग परेशान हैं। हमारे पास दुनिया भर के ग्रंथ रखे हैं, हर टॉपिक पे ग्रंथ हैं भाई। उसके बाद भी हम लोग क्या देख रहे हैं? हमें बहुत ये विचारणीय प्रश्न है कि हमें कहीं और किससे पूछना पड़ रहा है कि हम क्या चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? आयुर्वेद हमारे पास है, योग सूत्र हमारे पास है, मन को लेकर हमारे पास इतने दुनिया भर के लिटरेचर हमारे पास रखा है, भक्ति को लेकर रखा हुआ है, हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? और इसके बाद भी हम लोग कहते हैं कि हम परेशान है। ये परेशान वही है जो अब नेचर से दूर है और अपनी संस्कृति से दूर है। इसलिए मैं बार बार सबको कहता हूं कि संस्कृति से जुड़िए, अपने ग्रंथ से जुड़िए, तो आपको एक सीख मिलेगी जी कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आचार्य जी, दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूं तो पोल्यूशन बहुत है। लोग कहते हैं कि बाहर आउटडोर हम अब योग नहीं कर सकते, तो हम कोशिश करते हैं कि इंडोर कर लें। लेकिन कहीं ना कहीं नेचर से कनेक्ट करके अगर आप योग करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होना चाहिए। तो अगर कोई इंसान इस डायलेमा में है, असमंजस में है, तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, जब पॉल्यूशन बढ़ जाता है या बढ़ा हुआ रहता है ऑलरेडी, तो घर में करना ही सही है। ठीक है, बाकी जिम्स में, क्लब्स में, घर पे भी लोगों ने प्यूरीफायर लगाए हुए हैं। ठीक है, बाहर मैं भी प्रीफर नहीं करवाता हूँ लोगों को, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को एलर्जिक अस्थमा है, कुछ लोगों के अलग तरह के कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो मैं उस चीज़ को प्रेफर नहीं करता हूँ कि वो घर पर ही इस अभ्यास को करें। क्योंकि बाहर करना उस समय के लिए अच्छा था जब उस तरह की कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। हर चीज़ समय के साथ बदलती है और उसका बाद में अगर उसके साथ ना चलें तो उसके फिर नुकसान भी उठाना पड़ते हैं। आचार्य जी, ये तो पॉडकास्ट में हम समझ गए कि किन किन लोगों को योगा करना है। क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको योगा नहीं करना चाहिए, जिनके लिए योग नहीं बना? ये डिपेंड करता है कि आपकी मेडिकल कंडीशंस कैसी हैं। अगर मेडिकल कंडीशन सही है, आपकी हाथ पैर ठीक हैं, वैसा कुछ नहीं है, सांस प्रॉपर ले पा रहे हैं, तो भी आप योग कर पा रहे हैं। और मैं फिर वही कह रहा हूँ कि केवल प्राणायाम करने को आप योग मत समझिए, सजग रहने को भी आप योग समझिए। ठीक है जी। आचार्य जी, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, आपसे सेशन लेना चाहेंगे। क्या आप कैमरे में देख के एक बार बता सकते हैं कि किस तरीके से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आपसे जुड़ा जा सकता है? मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है योगा विद प्रणव के नाम से, और आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फ़ोन नंबर 8512811642 मेरा कांटेक्ट नंबर, आप उस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। जी प्रणव जी, हर पॉडकास्ट में मैं हर गेस्ट से एक सवाल करता हूँ आखिरी में। मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे भी सवाल करूँ, और मैं हमेशा
ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जवाब थोड़ा अलग आएगा। यू बीइंग अ योगा इंस्ट्रक्टर मुझे लगता है कि जवाब बहुत अलग आएगा। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी चीज़ का मलाल रह जाता है, हाँ, एक हाँ, रिग्रेट रह जाता है। बिल्कुल। क्या मिस्टर प्रणव को ज़िंदगी में कोई मलाल रहा? हाँ, बिल्कुल। मैं एक्चुअली इंडियन आर्मी जॉइन करना चाहता था, मैं हुँ। पैराएसएफ में जाना चाहता था, मैं हुँ। उसमें नहीं जा पाया। तो हुँ। मुझे लगता है कि अगर मैं उसमें होता तो वहाँ कुछ देश की हुँ। सेवा कर रहा होता। हुँ। पर ठीक है, अब वहाँ नहीं है तो यहाँ, हुँ। लेकिन जहाँ भी हैं, समाज के लिए, देश के लिए, हुँ। और योगी वही है जो समाज के लिए भी उपयोगी और सहयोगी हो। हुँ। और किसी न किसी तरह से जब भी मौका मिलेगा, जी। कभी भी मौका मिले एज़ अ सिविलियन भी, हुँ। तो हम लोग ज़रूर देश के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। हुँ। ये मन में हमेशा रहता है। और आप वो कर भी रहे हैं, वो बहुत हाँ, बखूबी से निभा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आचार्य जी बहुत-बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट पे आने के लिए एंड आई हुँ, हुँ। बिलीव हमारी ऑडियंस को भी आज चीज़ें समझ में आई होंगी कि हुँ। किस तरीके से योग करना चाहिए, योगा करने के क्या-क्या फ़ायदे हैं, किन-किन तरीके से आप योगा कर सकते हैं और सोशल मीडिया पर जो आप रील्स देख रहे हैं, उनकी असल में रियलिटी क्या है। हुँ। आचार्य जी कुछ कहना चाहेंगे अपनी ऑडियंस को लास्ट में? बिल्कुल योग कीजिए और कुछ भी हो हेल्थ रूटीन ज़रूर अप्लाई कीजिए। सबसे बड़ी बात ये है कि प्रायोरिटी आप देखिए कि प्रायोरिटी कहाँ दे रहे हैं। जिस चीज़ को आप प्रायोरिटी दोगे वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। अगर आप हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे तो हेल्थ आपके पास होगी और आप पैसे को प्रायोरिटी देंगे, पैसे की प्रायोरिटी होगी। आप दोनों को प्रायोरिटी देंगे, दोनों आपके पास आ जाएँगे। बट मेन है कि आपको करना पड़ेगा। मेन आपका वही सुकून हाँ, वाली हाँ, हाँ, बात है हाँ, कि हाँ, अगर हाँ, आपके हाँ। दिमाग में सुकून नहीं है तो बिल्कुल, आप बिल्कुल। कुछ भी नहीं कर पाएँगे। सो आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड योग भी करते रहिएगा। मैं तो अब इस पॉडकास्ट के सेशन के बाद अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी लेके आने वाला हूँ। आई बिलीव आप भी लेके आएँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।